तकनीक से जई की खेती। एक बहुत ही प्रचलित गीत है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। यह गीत हमारे किसानों की मेहनत और उनके धैर्य को गौरवान्वित करता है। लेकिन क्या आज इस धरती यानी मिट्टी की सेहत पर ध्यान दिया जा रहा है? आज तमाम सरकारी सुविधाओं के बावजूद जिस तरह से मिट्टी में आंखें बंद करके रसायनों का इस्तेमाल किया जा रहा है वह बहुत ही भयावह हो रहा है। ऐसी मिट्टी से मिलने वाला उत्पाद भी जहरीला हो रहा है, जिस पर हम सबको उचित कदम उठाने की जरूरत है। और आज विश्व मृदा दिवस है और आज आपसे इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो विश्व मृदा दिवस पर देखिए ये खास रिपोर्ट। मिट्टी पृथ्वी पर एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो प्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों, मानव जाति और पशुओं को सहायता करती है। लेकिन रासायनिक खादों, कीटनाशकों, औद्योगिक कचरों के अत्यधिक इस्तेमाल से मिट्टी प्रदूषित हो रही है। इसके अलावा कई ऐसे कारण भी हैं जिससे मिट्टी खराब हो रही है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के लगभग 70% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। अगर किसी कारणवश देश की कृषि पर कोई समस्या आती है तो किसानों के साथ साथ देश की आर्थिक व्यवस्था भी डगमगा जाती है। इसलिए किसानों को कृषि से जुड़े सभी पहलुओं पर सही समझ होना जरूरी है। आज किसानों को रसायन मुक्त खेती की ओर बढ़ने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि रसायनों का असर मानव स्वास्थ्य के साथ साथ मिट्टी पर भी पड़ रहा है। इसके अलावा कई क्षेत्रों में सही प्रबंधन न होने की वजह से मिट्टी ऊसर बन रही है, जो भविष्य के लिए खतरा है। इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2002 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंसेज यानी कि IUSS द्वारा मृदा के महत्व के बारे में बताने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस की सिफारिश की गई थी। दिसंबर 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर 2014 को पहला आधिकारिक विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी, जिसे अनवरत मनाया जा रहा है, जिससे किसानों में जागरूकता भी आई है। आज का दिन फिर किसानों तक जरूरी संदेश पहुंचाने का है। विश्व मृदा दिवस पर हर साल एक थीम के साथ किसानों तक संदेश पहुंचाया जाता है और 2021 की थीम है मिट्टी के लवणीकरण को रोकें, मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ावा दें। तो आइए पहले ये जान लें कि मिट्टी में लवणीकरण क्या है, इसे कैसे सुधारा जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन जो संयुक्त राष्ट्र की उन्हीं के तरफ से जो इस साल का थीम है वो है मिट्टी की लवणीयता को रोके, मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाएं, हॉल्ट सॉइल सैलिनाइजेशन, बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी। तो इस साल का जो थीम है सॉइल सैलिनाइजेशन, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स एक प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, मतलब समस्या, मृदा में समस्या लवणीयता का कारण में, और मृदा का जो डिग्रेडेशन पूरा दुनिया में हो रहा है, लगभग 30% जो मृदा है पूरा विश्व का वो डिग्रेडेशन हो चुका है। मृदा में जो लवणीयता है उसका कई कारण हैं। जो स्वाभाविक जो नॉर्मल सॉइल है उसका जो pH है वो 6.5 to 7.5 है, और जो स्वाभाविक सॉइल है, जो नॉर्मल है, हेल्दी सॉइल जो है, वो सॉइल में उसका जो एग्रीगेट है, एग्रीगेशंस सॉइल का जो स्ट्रक्चर है, वो उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो बैलेंस्ड मात्रा में होता है, ऑर्गेनिक कार्बन वो बैलेंस्ड मात्रा में होता है, और जो बायोडाइवर्सिटी है वो अच्छा होता है जो हेल्दी सॉइल है। अगर हमारा देश की बात करें, जो लवणीयता का समस्या है, जो सलाइन सॉइल, सोडिक सॉइल का जो प्रॉब्लम है, वो 6.7 मिलियन हेक्टर्स जो कल्टिवेटेड लैंड्स में ये समस्या है, 6.73 मिलियन हेक्टर्स, और अभी तो 6.7 मिलियन हेक्टर्स है। लेकिन ये प्रेडिक्शन किया गया अगर हम जो समस्या है उसको ठीक से अगर मैनेजमेंट नहीं करें तो ये 20 मिलियन हेक्टर्स तक जा सकता है 2050 तक। तो इसीलिए पूरा विश्व में
आज का दिवस मनाए जा रहे हैं। ये जो सॉयल प्रॉब्लमेटिक्स जो सॉयल हुआ है, इसको कैसे इसको समझे और कैसे इसको मैनेज करे। ऐसी भूमियों को सुधारने के लिए खेतों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर मेड़बंदी कर लेते हैं। इसके बाद खेत में 10 से 15 सेंटीमीटर तक पानी भर देते हैं, जिससे घुलनशील लवण जल में घुलकर नीचे चले जाते हैं। ये विधि उन क्षेत्रों में अपनानी चाहिए जिनका जल स्तर नीचा हो। दूसरा, जिन क्षेत्रों में जल निकास की उचित व्यवस्था नहीं होती, वहां पर लवणीय मृदाओं का निर्माण हो जाता है। इसीलिए इन क्षेत्रों में आवश्यकता से अधिक पानी को नाले बनाकर खेतों से बाहर निकाल देना चाहिए। जहां पर भूमि में सख्त परतें हों या भूमिगत जल स्तर ऊंचा हो, वहां पर इस विधि का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा तरीका है, जब खेतों में हानिकारक लवण छोटे छोटे टुकड़ों में परत के रूप में इकट्ठा हो जाएं, तो उन्हें खुरच कर खेतों से बाहर निकाल देना चाहिए। इसके अलावा और भी कई तरीकों से इस तरह की मिट्टियों को सुधारा जा सकता है। किसान भाइयों, मिट्टी में लवणीयता के अलावा और भी कई समस्याएं हैं, उन पर भी बात करने की जरूरत है। आज किसान अच्छी उपज की चाह में ये भूल गए हैं कि सोना उगलने वाली मिट्टी उनके लिए कितनी कीमती है। अगर ये अनमोल मिट्टी ही बीमार हो जाएगी, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि ये सोना उगलने वाली मिट्टी कुछ भी नहीं दे पाएगी। तब किसानों और देश का क्या होगा? इसलिए अभी भी समय है, अपनी मिट्टी को बचाइए। शासन द्वारा चलाई जा रही मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना मिट्टी सुधार और उत्पादन बढ़ाने में बहुत कारगर है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। सिंचाई की नई तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इस तरह की कई योजनाएं हैं, जिसका लाभ उठाकर किसान मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बनाए रखने के साथ साथ उत्पादन में भी इजाफा कर सकते हैं। मृदा दिवस के उपलक्ष्य में सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हरित क्रांति आई, उसके उपरांत देश में खाद्यान्न की पूर्ति के लिए वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों से मृदा की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कुछ बोनी किस्में और कुछ उर्वरकों का सतत प्रयोग करके उत्पादकता को देश की खाद्यान्न आपूर्ति के स्तर तक पहुंचाने के प्रयत्न किए गए और उसमें हम सफल भी हुए। उर्वरकों के कंटिन्यूस प्रयोग करने से मृदा की उत्पादकता में एक बार तो बढ़ोतरी हुई है, पर लगातार बहुत ही ज्यादा उपयोग करने से अब उत्पादकता में और बढ़ोतरी नहीं हो सकती। अब तो मृदा में जो पोषक तत्वों की कमी है उनकी आपूर्ति होना आवश्यक है। उसके उपरांत ही मृदा उत्पादकता और बढ़ाई जा सकती है और फसलों की उत्पादकता और बढ़ाई जा सकती है। इसी क्रम में मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जिनको सोयल हेल्थ कार्ड भी बोलते हैं, वो गवर्नमेंट ने स्कीम लाके मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने की योजना बनाई और ये स्कीम लाई। मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या था कि किसान को खेत में कितने न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं और कौन सी फसल लेंगे जिसमें कितने न्यूट्रिएंट चाहिए, दोनों का जो डिफरेंस है उतने रिकमेंडेड जो फर्टिलाइजर्स की डोज है वो उस स्वास्थ्य कार्ड में जो है मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में लिख के देंगे, ताकि जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही फर्टिलाइजर वो यूज करेंगे, जिससे अनावश्यक जो खर्चा हो रहा है जो है वो, और साथ ही बैलेंस फर्टिलाइजर जो है उसकी भी उपयोग की प्रचलन उससे बढ़ेगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने के लिए खेत के नमूने लिए जाते हैं। 3 स्टेप में मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनते हैं। सबसे पहले किसान को अपने खेत पर मृदा के नमूने लिए जाते हैं। उन नमूनों को विभिन्न जो मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं उनमें पहुंचाया जाता है। उसके बाद में जो मृदा परीक्षण के रिजल्ट जो आते हैं उनके हिसाब से, उनके अनुरूप मृदा में पोषक तत्वों की आपूर्ति करनी चाहिए। मिट्टी एक ऐसी धरोहर है जिससे हमें लगातार उत्पादन लेते रहना है। ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि इसकी रक्षा करें। मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए कुछ और भी जरूरी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि मिट्टी कटाव को रोकें, ठीक प्रकार से कर्षण क्रियाएं करें, उचित फसल चक्र अपनाएं, हरी खाद और कार्बनिक खादों का उपयोग करें, पलवार का उपयोग करें, उचित जल निकास करें, बहुत जरूरी होने पर ही रासायनिक दवाओं का उपयोग करें
और समेकित कृषि अपनाएं। मिट्टी की सुरक्षा देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः ये समय की मांग है कि इस पहलू पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि स्वस्थ धरा तो खेत हरा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहें हमारे साथ। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते। प्रदेश के अधिकांश किसान भाई मुख्य रूप से हरे चारे के लिए जई की खेती करते हैं, लेकिन उन्नत किस्मों और बुआई की तकनीकी जानकारी न होने के कारण फसल से अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते हैं। तो हमारे जो किसान इसकी बुआई करना चाहते हैं, वे वैज्ञानिक तकनीक से बुआई कैसे करें, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एस रब्बानी से। किसान भाई, जई एक जो है वो रब्बी का जो चारे के रूप में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो जई को लगाने के लिए वो खेत जो है ऐसा खेत होना चाहिए जहाँ जल निकास की सुविधा हो और समतल हो, और ये किसी भी प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है, लेकिन बलुई धोली मिट्टी जो है इसके लिए उपयुक्त होता है। तो किसान भाई, आप जब खेत का चयन करें तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जल निकास के अधिक जीवाश्म वाला खेत हो। दूसरी बात है कि हम खेत को तैयार करने से पहले उसमें 200 क्विंटल जो है कंपोस्ट या गोबर की सरी खाद डाल के उसको मिट्टी पलटने वाले हल से एक बार जुताई कर दें। 2-3 जुताई जो है वो देसी हल से करके पाटा लगा दें और खेत को समतल भुरभुरा बना दें और आप अपनी खेत की तैयारी कर लें। उसके बाद बात होती है कि हम कौन सा प्रभेद यूज करें। तो किसान भाई, अभी बहुत से अच्छे प्रभेद आ चुके हैं। कुछ जो प्रभेद हैं जैसे कि HFO 114, कैंट, अल्जीरियन, उसके बाद आपको यूपी 94, बुंदेल जई 581, उसका यूपी 212, जो बहुत से जो प्रभेद जो ये अच्छे प्रभेद हैं। और इन प्रभेदों का जो है उत्पादन जो है हरे चारे के रूप में जो है 450 से लेकर 550 क्विंटल प्रति उपज होता है चारा का 2 कटिंग के बाद। और अगर इसको दाने के रूप में उपयोग करते हैं तो 12 से 15 क्विंटल जो है आपको दाना प्राप्त होता है। चारे के लिए बोई गई फसल के लिए 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बोना चाहिए और दाने के लिए केवल 80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं कि रासायनिक फर्टिलाइजर यानी उर्वरक का। तो जई में उर्वरक देने के लिए जो है नाइट्रोजन 40%, फास्फोरस 50% और जो है पोटास जो है 20 kg प्रति जो है हेक्टेयर देने की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन का आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा खेत तैयारी के अंतिम समय में ही दे दें और शेष जो है इसे प्रथम पटवन के बाद और द्वितीय पटवन के बाद आप इसको दे सकते हैं। बुआई के समय 2 किलोग्राम एजिटोबैक्टर का उपयोग करने से 20 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर कम की जा सकती है। साथ ही आधा किलोग्राम PSB जीवाणु कल्चर का उपयोग करने से स्फोर की उपयोगिता बढ़ जाती है। इन दोनों जीवाणु कल्चर का उपयोग करने के लिए उन्हें 500 किलोग्राम गोबर खाद में मिलाकर कतारों में बोनी के समय देना लाभप्रद होता है।
अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए इसकी बुआई दिसंबर प्रथम सप्ताह तक की जा सकती है। बुआई में देरी करने से तापमान में कमी के कारण अंकुरण देरी से होता है। इसकी बोनी नारी हल या सीड ड्रिल से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में करनी चाहिए। कतारों में बोई गई फसल में खरपतवारों का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है, जिससे पौधों की बाढ़ अच्छी रहती है। आप इसको बोने के लिए आप छिटकवा विधि से करें या सीड ड्रिल से करें या आप हल के पीछे खींचें और कोशिश करें कि इसकी गहराई जो है 5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं हो। चारे के लिए बोई गई फसल में निंदाई की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि पौधों की संख्या अधिक होने के कारण खरपतवार पनप नहीं पाते। लेकिन बीज उत्पादन के लिए ली जाने वाली फसल खरपतवार नियंत्रण लाभप्रद होता है। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए 500 ग्राम 2,4-D का उपयोग 600 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर घोलकर छिड़काव करें। जई की फसल में पहली सिंचाई बोने के 20 से 25 दिन पर करनी चाहिए। पानी निकासी का उचित प्रबंध करना चाहिए। स्वस्थ और पुष्ट बीजों के उत्पादन के लिए पुष्पावस्था के प्रारंभ से लेकर बीजों की दुग्धावस्था तक खेतों में नमी रहनी चाहिए। नमी की कमी होने से बीज उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उत्पादन में कमी आती है। अब हम बात करते हैं कि आप इसमें कटाई कब करें। तो इसका देखिए, जो आप हरे चारे के रूप में कटाई करने का है तो इसका प्रथम कटाई जो है 60 से 70 दिन के बाद किया जाता है और दूसरा कटाई जो है आपको 40 से 50 दिन के बाद करें। तो इस प्रकार अगर आप 2 कटाई करते हैं तो इसमें जो है आपको 450 से 550 आपको क्विंटल जो है हरा चारा प्राप्त होता है। चीज और अब देखने का है कि जब आप कटाई करते हैं तो प्रथम कटाई जो है 9 से 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर ही इसको काटे, ताकि बहुत ज्यादा कल्ला निकलता है। तो अगर आप इस तरह से अगर कटिंग करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा और चारे प्राप्त हो सकता है। अगर आप दाने के रूप में करना चाहते हैं तो आप इसको प्रथम कटाई के बाद इसमें 20 से 25 केजी जो है यूरिया देकर आप इसको छोड़ दे, तो ये आपको जो है अपने पकने के बाद इसमें 12 से 15 क्विंटल जो है आपको दाना प्राप्त हो सकता है। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव खीरा, जिला धौलपुर के विवेक कुमार ने। आपने आलू की फसल में झुलसा रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आलू की फसल में जो झुलसा रोग लगता है, इस झुलसा रोग से बहुत हानि होती है, फसल का नुकसान होता है। इसमें अमूमन 2 तरह का झुलसा लगता है, एक आगात झुलसा लगता है और एक पिछात झुलसा लगता है।
तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अगेती झुलसा रोग के बारे में। यह रोग अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक कवक द्वारा होता है। अगेती झुलसा आलू का एक सामान्य रोग है जो आलू फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और जो अगाध झुलसा रोग है, इसका जो सिम्टम आता है वह पत्तियों पर, तने पर या जो ट्यूबर है उस पर भी आता है। तो जो अगाध झुलसा रोग लगता है उसमें जो धब्बा बनता है, तो उस धब्बा जो ब्राउन स्पॉट आता है पत्तियों पर, जो ओल्डर लीफ है उस पर पहले आता है, और वह धब्बा जो है 1/4 इंच से लेके ½ इंच तक हो सकता है, और इससे भी बड़ा भी धब्बा बन सकता है। तो जब बड़ा धब्बा हो जाता है तो उसमें फिर रिंग बन जाता है, कॉन्सेंट्रिक रिंग बोलते हैं, एक केंद्र रहता है उसके चारों तरफ से वो रिंग बन जाता है। नेक्रोटिक स्पॉट होता है और सड़ा हुआ धब्बा दिखाई पड़ता है। इसी तरह से जो हमारा जो लेट ब्लाइट है, उसमें लेट ब्लाइट में जो सिम्टम आता है उसमें वाटर सॉक्ड लीजन, मतलब कि जलधारित धब्बा बनता है, और वह जो है मार्जिन से ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है, उसका मार्जिन ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं पिछेती झुलसा रोग के बारे में। यह रोग फाइटोप्थोरा नामक कवक के कारण फैलता है। आलू का पछेती अंगमारी रोग बहुत खतरनाक है। यह रोग आलू की पत्तियों, शाखाओं और कंदों पर नुकसान करता है। जब वातावरण में नमी व बादल छाए रहते हैं और कई दिनों तक बरसात होती है, तब इस रोग का प्रकोप पौधों की पत्तियों के किनारे से शुरू होता है तथा पत्तियों की निचली सतहों पर सफेद रंग के गोले बन जाते हैं, जो बाद में भूरे व काले रंग के होकर पूरी पत्ती पर फैल जाते हैं तथा बाद में तने को भी अपनी चपेट में ले लेते हैं, जिससे पौधे की कोशिकाएं मर जाती हैं। इस बीमारी के कारण आलू के कंद आकार में छोटे रह जाने से उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। तो इसके जो है इस पर रोकथाम पर हम लोगों को ध्यान देने की लिए ज़रूरत है। रोकथाम के लिए जो रेजिस्टेंट वैरायटी है, जो इस रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्में हैं, उसका हम लोगों को चयन करना चाहिए। साथ ही साथ जो सीड ट्रीटमेंट है उस पर ध्यान देना चाहिए। बीजोपचार के लिए हम लोग बायोफंजिसाइड का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि ट्राइकोडर्मा, उसका 5 से 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उसका सीड का ट्रीटमेंट, या उपयुक्त जो केमिकल फंजिसाइड है उससे भी हम लोग उस सीड का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इससे सुरक्षा होगी फसल का। हम लोग उपयुक्त जो फर्टिलाइज़र है उसका, मतलब कहें कि जो बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र है उसका उपयोग करते हैं, जिससे कि संतुलित पोषण मिले पौधों को। और इसके अतिरिक्त इरिगेशन पे हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। इरिगेशन में कभी भी हमको ओवर इरिगेशन नहीं, ज़्यादा पानी नहीं जो है एक बार में देना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो किसान भाई को जो केमिकल कंट्रोल है उसके लिए जब उपयुक्त फंजीसाइड का प्रयोग करना चाहिए। और इसमें हम लोग मैंकोजेब है, मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से जो है हम लोग उसका स्प्रे जो है करते रहते हैं। जो 10 दिन 12 दिन के इंटरवल पे स्प्रे करते रहें तो एक बहुत बड़ी सुरक्षा मिलती है। अगर किसी कारणवश इन्फेक्शन हो गया तो उसको हम लोग जो सिस्टेमिक फंजीसाइड का यूज करते हैं, उसमें जो मेटालेक्जिल और मैंकोजेब युक्त दवा का जो है 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से स्प्रे करते हैं। तो इस प्रकार जो है केमिकल कंट्रोल के माध्यम से भी हम लोग फसल का सुरक्षा करते हैं। और इस प्रकार किसान भाई जो है जो भिन्न भिन्न मेथड्स हैं तो उसका सहारा लेकर के अपने फसल की सुरक्षा कर सकते हैं और जो अच्छी उपज और अच्छी आमदनी ले सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-rajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।